ये क्वेश्चन लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे, याद है आपको? हाँ, क्या था? कैन Zn यानी जिंक रिड्यूस Zn2+ या Cu2+? यहाँ पे क्या था आपको याद है? Cu2+ है ना? तो ये एक क्वेश्चन है कि कैन Zn रिड्यूस Cu2+ फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन? क्या जिंक जो है Cu2+ को उसके जलीय विलयन से रिड्यूस कर सकता है? मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये कहानी होती, यही था ना? तो अगर यहाँ पे हम लोगों का जिंक इसको अगर रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो Zn जो है ऑक्सीडाइज होगा तो ये किस फॉर्म में जाएगा? Zn2+ में जाएगा। और कॉपर को अगर रिड्यूस करेगा तो वो Cu2+ से किस में जाएगा? Cu में जाएगा। हाँ कि ना? तो अगर ऐसा होगा तब, जब ये कह रहा है कि जिंक क्या Cu2+ को रिड्यूस कर सकता है, तो हम मान लेते हैं कि कर सकता है। तो अगर कर सकता है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा। मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या होगा? अवकरण, रिडक्शन। आई बात समझ में? ये ऑक्सीडेशन होगा और ऊपर वाला रिडक्शन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है। दिख रहा है आपको? क्योंकि आपको क्या लग रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ये लूज कर रहा है उसी को ये गेन करके क्या होगा? रिड्यूस हो गया, न्यूट्रल फॉर्म में चला गया। तो यहाँ पे आप जानते हो कि Zn अगर ऑक्सीडाइज होगा, Zn ऑक्सीडाइज होगा तो Zn2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो इसका जो E0 होगा वो कितना होगा? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इसका दिया हुआ है, Zn से Zn2+ में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.76 वोल्ट, यही है ना? ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि Cu2+ जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके, वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला गेन करके Cu में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है बताओ? -0.34। तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ध्यान से देखो तो 0 से प्लस में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे बताओ? इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हो? रिडक्शन दिखा रहे हो। तो इसको आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। 0.34 कितना हो जाएगा? ये 0.34 वोल्ट, ये प्लस में हो जाएगा। तो अब अगर इसका आप सेल रिएक्शन लिख दो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ही कि Zn प्लस Cu2+, और ये क्या हो जाएगा बताओ? Zn2+ Cu। और यहाँ पे आप अगर ये सेल आपको दिख रहा है तो इसका जो E0 होगा उसको आप E0 सेल बोल सकते हो, हाँ कि ना? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं कैंसिल होता तो कोई बात नहीं, हम E0 सेल नहीं लिखते, सिर्फ E0 लिखते। और एज उसको या तो ऑक्सीडेशन होता नहीं तो रिडक्शन होता, तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह बिहेव होता, तो उसका कुछ वैल्यू होता। तो हम लोग यहाँ E1 कर देते, यहाँ E2 कर देते, यहाँ पे E3 कर देते। ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये कंप्लीट सेल हो गया तो हम लोग जानते हैं कि सेल का सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है कैसे निकालते हैं? जो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? ऐड करके बताइए कितना आएगा? 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा कि जो E0 सेल आया, E0 सेल आया, यानी मैं E0 की ही बात करूँ, सेल रिएक्शन है तो सेल बोल रहा हूँ। तो ये वैल्यू क्या है? 1.1 है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 0 से क्या है? ग्रेटर देन है। 0 से क्या है? ज्यादा है। अगर 0 से ज्यादा है इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ये कि ये पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 ये मतलब पॉजिटिव है। तो अगर वैल्यू इसका पॉजिटिव है तो डेल्टा जी बताओगे वो क्या होगा? कंफर्म है कि वो लेस देन 0 होगा। याद करो। तो अगर हम लोगों ने क्या बोला था? एक डेल्टा जी इज इक्वल, ऐसा रिलेशन पढ़ा था, -NFE, याद है? तो ये बोला था कि जिसके लिए ये वाला पॉजिटिव होगा, जिसके लिए ये वाला पॉजिटिव होगा, कंफर्म है उसके लिए ये वाला क्या होगा? निगेटिव होगा। याद करो। तो वहां पे मैंने आपको ऐसे समझाया था कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, या जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हो, वैद्य रासायनिक सेल कहते हो, वो जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस होता है।
और स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्वतः होने के लिए, अपने आप रिएक्शन शुरू होने के लिए इसका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। तो अगर इसका निगेटिव होना चाहिए तो यहाँ माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो प्लस रहेगा तभी ये पूरा वैल्यू किस में रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो हम कहेंगे डेल्टा जी निगेटिव है तो उसका प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो आज हम उल्टा कर रहे हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पे ई नॉट सेल निकाल रहे हैं और हमको ई का वैल्यू मिल रहा है, यही हमको पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर पॉजिटिव मिल रहा है इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। और डेल्टा जी निगेटिव होगा इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः होगा। यानी आप जो मान के चल रहे हो कि जिंक Cu2+ को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये बात सही है। ये हम लोगों का जिंक जो है ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा। यानी ये पॉसिबल है, सही है, संभव है। ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा यस। लेकिन हाँ, उसके एक्सप्लेनेशन में ये डेटा सब नोट करेंगे, दिखाएंगे और ये रीजन डालेंगे कि ई नॉट सेल यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो इसलिए कंफर्म है कि डेल्टा जी निगेटिव होगा। दैट्स वाई लिख सकते हो कि ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी प्रोसेस है, प्रक्रिया स्वतः होगी यानी हो जाएगी। अर्थात जिंक क्या कर सकता है, Cu2+ को अवकृत कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये तो हमको समझ में आ गया है कि जिंक Cu2+ को रिड्यूस कर सकता है। तो मैंने एक चीज सोचने के लिए कहा था कि अब इसको कंपेयर करके आप देखो, इसका ये क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी ऑक्सीडेशन है, ठीक से देखो। तो मैंने एक चीज बोला था आपसे कि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, दोनों का अगर सेम पोटेंशियल दिया, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जब भी कंपेयर करना हो, चूंकि हमको दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। आई बात समझ में? और यही ये चीज हमको यही नहीं दिखता, हर रिएक्शन में दिखता है। जब भी हम दो चीजों का रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये दिखता है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो ये चीज एज ए कंक्लूजन, निष्कर्ष के तौर पे जो बात आप ध्यान रख सकते हो, ये याद रख लेना, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। जिसका ऑक्सीकरण भी हो यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक होता है, ज्यादा होता है, वह स्वयं को ऑक्सीकृत करता है यानी ऑक्सीडाइज कर लेता है, और दूसरे को अवकृत करता है यानी रिड्यूस कर देता है। इसे ऐसा भी आप कह सकते हो कि जिसका अवकरण विभव ज्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वह स्वयं को अवकृत करता है यानी रिड्यूस कर लेता है अपने आप को, और दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। सेम चीज इंग्लिश में, दैट वन विद हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ होगा, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, अपने आप को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा, लेकिन दूसरे को रिड्यूस करेगा। इसका उल्टा भी आप सोच सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि तुलना जब भी करोगे, कंपेयर जब भी आप करोगे, तो दोनों के ऑक्सीकरण विभव का होगा या तो फिर अवकरण विभव का होगा। ये नहीं कि एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिए, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिए और लगे कंपेयर करने, फिर आप गलत फंस जाओगे, बुरे फंस जाओगे, नहीं हो पाएगा, आप सही रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, गलत रिजल्ट हो जाएगा। तो ये नहीं करना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक का ले रहे हो तो दूसरे का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो। नहीं दिया है तो कल मैंने बताया भी था, मान लो यहाँ पे इसका दिया ऑक्सीडेशन, इसका दिया होता रिडक्शन, तो हम चेंज कर लेते। और करना क्या है, सिर्फ प्लस में होगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे। अरे हाँ कि ना? तो सेम कर लेना है पहले, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप सेम कर लो, दोनों के ई नॉट का वैल्यू सेम ले लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर लो या रिडक्शन पोटेंशियल कर लो, और फिर इसके बाद याद रखना ये बात कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद को रिड्यूस करेगा। सिंपल। और जाहिर सी बात है, जब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, जो खुद को रिड्यूस करेगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब तो पहले ही बताया था मैंने कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। तो मैं कह रहा हूं कि जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, इसका मतलब क्या, वो खुद इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा यानी उसका रिडक्शन करवाएगा यानी उसको इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का सामने वाला। तो ये चीजें होंगी। तो ये आप प्रोसेस करोगे। ये एनसीईआरटी के बुक्स में क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आया भी है और आने के चांसेस भी रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। हाँ, हो सकता है कॉपर जिंक को लेकर क्वेश्चन हो, किसी और दो चीज को लेकर क्वेश्चन हो जाए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसी को ऐसे भी घुमा के भी एक क्वेश्चन दिया जाता है, जो मैंने आपसे पूछा भी था, जो आपसे पूछा भी था कि क्या मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, तो क्या मैं इसको जिंक के बर्तन में रख सकता हूँ, क्या मैं इसको जिंक के बर्तन में रख सकता हूँ? तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर यहाँ पे क्या है, +2 के फॉर्म में,
ये -2 के फॉर्म में, और जिंक क्या है 0 में। तो हमको पता होता है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अभी आप देख रहे हो कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो आपको पता है कि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको रिड्यूस कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके चला जाएगा Zn+2 में, आई बात समझ में, और ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर के इसको रिड्यूस कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा Cu में। इसका मतलब है ये रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन संभव है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट को जिंक सॉल्यूशन में, जिंक के पात्र में, जिंक के बर्तन में नहीं रख सकते। आई बात समझ में। इसी क्वेश्चन को उल्टा रिवर्स थोड़ा कर दो कि आप कॉपर का बर्तन कर दो और यहाँ पे ZnSO4 कर दो। अब यहाँ पे जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो तो ज्यादा है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑलरेडी ये +2 में है, ऑलरेडी वो +2 में है, तो ऑक्सीडाइज करने का मतलब हुआ कि उसको और इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, जो कि वो करेगा नहीं। और ये क्या करेगा, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है, ये अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस तब करेगा जब इसको कोई ऑक्सीडाइज रिड्यूस करना चाहेगा, लेकिन ये तो खुद ही इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये नहीं करेगा। या ऐसे सोचो कि क्या कॉपर इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे क्या है, कम है। तो जब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर के इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है। तो अब ये इसको, ये नहीं कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर से, तो जिंक सल्फेट रखो कॉपर में या कॉपर सल्फेट रखो जिंक में, रिएक्शन तो होना ही होना है, रिएक्शन तो होना ही होना है। नहीं सोच सकते आप, ध्यान से सुनो। मैं ये आपसे कह दूं कि ये क्या बोलते हैं, सोडियम है, जब ये क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन करता है तो NaCl बनाता है, ये NaCl बनाता है। तो ये तो आपको पता होगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया। अब आप, तो हम कहेंगे सोडियम 0 से कहाँ गया, प्लस में, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब कहो कि Na+ का फिर से ऑक्सीकरण कराना है, आसान काम है क्या? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? बहुत टफ काम है ये, इतना सरल बात नहीं है। ये ऑक्सीडाइज कर चुका है अपने आप को, तो फिर ऑक्सीडाइज थोड़ी ना करेगा। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा। ये बात समझ में आ रही, ठीक है? तो अभी यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका है, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका है, ये भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। अब सवाल है कि न्यूट्रल कौन है, ये है कॉपर का बर्तन रखे हो, तो कॉपर अभी ये सॉलिड फॉर्म में न्यूट्रल है, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया लिया नहीं है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिड्यूस होगा, देगा तो ऑक्सीडाइज होगा। तो हमको पता है कि जब ये इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इससे कम ही होता है, तो फिर ये इसको कर ही नहीं सकता। जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, तो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप रखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपर के बर्तन में आप जिंक सल्फेट रखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट रखोगे तो प्रॉब्लम होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए कभी कभी हमारे घर में जब अचार वगैरह बनता है, कुछ पिकल्स जो बनते हैं ना, तो उसको एल्युमिनियम वगैरह के बर्तन में या किसी मेटल वगैरह के बर्तन में रखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा उसको ये ध्यान से ये देखा जाता है, क्योंकि उसमें एसिड होते हैं, और कोई किसी को रिड्यूस कर देता है, कि किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है और रिएक्शन हो जाता है, तो या तो बर्तन खराब हो जाएगा और उसके अंदर जो आप रखे हो वो भी खराब हो जाएगा, ऐसा होता है। तो हमारे घर में जो माता लोग होती हैं उनको ज़्यादा समझ होता है इस बात का, वो पहले ही प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल करती हैं, है कि नहीं? तो वो जो है सो कि एज ए सही होता है, प्लास्टिक ही इस्तेमाल होता है ना। अच्छा हाँ, ये भी सही बात है, वो शीशा का जो जार होता है, हाँ वो इस्तेमाल होता है, तो भी एक बेटर आइडिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए, तो पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप कर लो। तो अब बात करते हैं आगे, क्या है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मुझे लगता है कि ये सब तो हम लोग जानते हैं, ये रिलेशन तो डिफाइन किया गया था कि डेल्टा G0 इज इक्वल -NF/E0। तो ये जो नॉट लगता है ना, ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लगता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो उस टाइम जो आपका क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उसकी मोलारिटी क्या है, उस टाइम टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इन सब बात से उसको जो है सो कि मतलब फर्क पड़ता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन इसलिए वो नॉट लगाते हैं प्योर फॉर्म में, सॉरी प्योर फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन में बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि उस नॉट का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे आप ये चीज करते क्या थे कि ZnSO4 का एक्वस आप सॉल्यूशन लेते हो
और इसके अंदर आप जिंक का रॉड डिप कर देते हो, ऐसा किया था हमने। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और Zn2+ के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आ जाता है, याद करो यही तो होता था ना। तो ये इसके अंदर चला आता था। तो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर ये Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या है, इसकी मोलारिटी क्या है, इसका मोलरता क्या है, इसका सांद्रण क्या है। तो इससे फर्क पड़ता है कि ये E0 का वैल्यू क्या आएगा, इससे फर्क पड़ता है कि E0 का वैल्यू क्या आएगा। तो जब मोलारिटी 1m की होती है, और 1m क्या होता है आप समझते हो, मोलरता आप पढ़े हो, 1 लीटर विलियन में विले के मोलों की संख्या। तो मैं ऐसे कह दूं कि अगर ये 1 लीटर सोल्यूशन है और इसके अंदर Zn+2 का जो कंसेंट्रेशन हो कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, तो मोलरिटी Zn2+ का कितना हो जाएगा, 1m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1m हो जाएगा। तो अब यही अगर यहाँ पे 2m कर दो, 1.2 कर दो, 1.5m कर दो, तो ये जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0 जो होता है वो E0 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ E लिखा जाएगा। तो इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, चेंज होगा। ये बात आपको समझ में आई पहले। तो ध्यान रखना, जब भी ये नॉट लगता है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, उसके लिए कुछ दिए गए होते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताओ आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप क्या बोलते हो, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप इस बात को थोड़ी बोलते हो कुछ टाइम प्रेशर क्या है, नहीं बोलते हो। मैं बोलता हूँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तब बोलते हो 100 डिग्री सेल्सियस, तुरंत बोल देते हो। लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हो कि जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं तो प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप जानते हो कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो सकता है वो 10 डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही बात, कहाँ 100 कहाँ 10, 10 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी बॉयल हो सकता है। पानी ठंडा ही रहेगा लेकिन आपको उबलता हुआ दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है। इवन आपको पता है ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर क्या था, 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। तो उस पर प्रेशर कितना होता है, प्रेशर बहुत कम होता है, याद करो सही से। तो प्रेशर अगर बहुत कम हो उस टेम्परेचर पे आपने देखा तो वाटर बॉयल करता है, ट्रिपल पॉइंट, एक वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको। तो ये चीज क्या होता है कि ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ये जो इफेक्ट होते हैं, किसका कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, अगर कोई गैसियस आएगा तो उसका प्रेशर, यहाँ पे कोई मतलब गैसियस इलेक्ट्रोड होगा तो उसमें प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे जो है सो कि टेम्परेचर क्या है, इन सब चीजों से इसको फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड कंडीशन में लेकर के जब चलते हैं तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको E0 लिखते हैं। उस टाइम जो गिब्स एनर्जी में चेंज जाता है उसको डेल्टा G0 लिखते हैं। नहीं तो ऐसे होगा तो सिर्फ डेल्टा G लिखेंगे। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी नॉट वाला सिंबल लगा हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और नहीं लगा हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, कुछ चेंज हो रहा है। और चेंज होगा तो हम लोग सिर्फ नॉट, ये ऊपर वाला नहीं लगाएंगे, सिर्फ E लिखेंगे, डेल्टा G लिखेंगे। और उस टाइम जो है सो कि हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला ही हमको पता होता है। जैसे मैं बार बार लिखता हूँ जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या लिखता हूँ बताओ, 0.76 लिखता हूँ ऐसा। तो ये पता है आपको कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट होता है, या बुक में दिया हुआ, टेबल में दिया हुआ, तो क्या हमेशा यही होता है, नहीं। अगर जिस सॉल्यूशन में वहां पे जिंक रॉड को डिप किया गया है उसका कंसेंट्रेशन चेंज कर दीजिएगा, ये वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे E0 ऑफ जिंक। क्या बोलेंगे, Zn से अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ऐसे दिखा दो, ये किसको इंडिकेट करता है, ऑक्सीडेशन को। ये किसको इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ये किसको इंडिकेट करता है कि आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हो। आई बात समझ में। तो हर चीज का मतलब है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे डेल्टा G0 बराबर -NF E0, मतलब ये स्टैंडर्ड होगा तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। तो ये एक रिलेशन हम पहले से जानते हैं। कैसे रिलेट किया था हमने डेल्टा G0 से, याद करो, नॉन पीवी वर्क, वहां से निकाला था Q/V, फिर Q को समझाया था, फिर वहां से आया था एक फैराडे चार्ज समझाया था, याद आ रहा है, भूल गए आप लोग, पीछे वाले पन्ने पलट के देख लेना एक बार। तो डेल्टा G0 बराबर हम लिख सकते हैं -NF E0। और ये एक इक्विलिब्रियम, ये भी क्या बोलते हैं, एक रिलेशन होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से होता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आगे मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, फिलहाल आप अभी मान के चलो कि इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था नियतांक। क्या बोलते हैं इसको, साम्यावस्था नियतांक। तो इसके साथ रिलेशन होता है डेल्टा G0 का, डेल्टा G0 बराबर -RT/ln के इक्विलिब्रियम। ln को बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो ये लॉग और नेचुरल लॉग में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको लॉग विथ वेस्टेन जब कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल्टा G0 -2.303 RT की जगह पे RT रहेगा। और अब आप ऐसा कर सकते हो
लॉग विथ वेस 10, और लॉग लिखा जाए तो यहाँ पे वेस 10 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हो, 10 ही मान के चलोगे, और फिर आप लिखोगे के इक्विलिब्रियम, ये वाला। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, क्योंकि जब क्वेश्चन देगा तो ln के इक्विलिब्रियम का वैल्यू दिया है फिर तो ठीक है, नहीं दिया है तो लॉग में कन्वर्ट करके लॉग का वैल्यू आपको निकालने आ जाए, उस तरह का डेटा दिया है तो निकालोगे आप, नहीं दिया है तो फिर समस्या है। आपको थोड़ा सा ये बात तो पता होना चाहिए, लॉग आता है ना आप लोगों को? हाँ, ये आने चाहिए। वैसे नहीं आता है तो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, ये थोड़ा सा जितना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? तो अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग अगर रिलेट करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को अगर बराबर किया जाए, समीकरण 1 और 2 से, तो क्या देखने को मिलेगा बताएंगे आप? माइनस एन एफ ई नॉट बराबर क्या मिलेगा बताओ? माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आप ये क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, क्या इसकी जरूरत है? तो आपको बता दें कि जब ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप कर रहे हो ना, कोई अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर जो आप रिएक्शन लिख रहे हो कि जिंक Zn2 प्लस में जा रहा है, कॉपर Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो कई बार क्या होगा कि कोई रिएक्शन तो हो रहा होगा लेकिन उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते। कई बार क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा ना वहाँ पे रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा नहीं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं दिखेंगे, तो n का वैल्यू 0 दिखेगा, n का वैल्यू 0 दिखेगा, और फिर आप बुरे फंसेंगे, उसके लिए e का वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो क्या तरीका है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैं कभी आगे क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको और क्लियरिटी आएगी कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं। फिलहाल मैंने हेडिंग क्या रखा है बताओ? रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो दो टर्म आते हैं यहाँ पे, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है किसी रिएक्शन का, किसी अभिक्रिया का जो साम्यावस्था नियतांक होता है, और उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन आपको बोलना है, ये होता है। इसी को थोड़ा सा और आसान कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस दिख रहा है, अब हटा दो, और दोनों तरफ NF से डिवाइड कर दो, ऐसा कह रहा हूं मैं। मतलब मैं कह ये रहा हूं आपसे कि दोनों तरफ कुछ ऐसा कर दो आप, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, माइनस NF से इधर भी डिवाइड कर दो, और माइनस NF से इधर भी डिवाइड कर दो, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, NF NF कट जाएगा, तो उधर क्या बचेगा? ई नॉट बचेगा। इधर क्या बचेगा बता सकते हो? तो माइनस माइनस तो हट ही जाएगा, तो क्या आएगा? 2.303 आर टी, और बटा में क्या? NF, ऐसा आएगा, और लॉग की इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब 99% क्वेश्चन में आपको पता है क्या मिलेगा? 99% क्वेश्चन में आपको एक चीज मिलेगा कि ये जो टेम्परेचर है ये आपको मिलेगा 298 केल्विन। कितना मिलेगा? 298 केल्विन मैक्सिमम क्वेश्चन में। ऑलमोस्ट आप 100% नहीं मान सकते हो इस कंडीशन में, तो यही आपको टेम्परेचर मिलेगा। अगर आपको ये टेम्परेचर मिलता है ना, तो इस इक्वेशन को आप, और तो यहाँ मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ अगर कुछ अलग दिया है तो पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करेंगे, वो हो सकता है, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें से आपको 98-99 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें टी का वैल्यू यही है। तो इफ टी इज इक्वल 298 केल्विन, तो अगर टी 298 केल्विन है तो आपको पता है कि ऐसा यूनिट में आर का भी वैल्यू कांस्टेंट है, क्या होता है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, याद है आपको? तो इसका वैल्यू भी आपको पता है, इसका वैल्यू भी पता है बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब मोल के टर्म में लेंगे तो मोल के टर्म में बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 2 4 10 की बात करेंगे तो वैसे बात करेंगे। एफ क्या होता है पता है आपको? 1 फैराडे चार्ज होता है, और वो कितना होता है? 96,500 कूलम। भूले तो नहीं है ना? तो इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, और 2.303 एक कांस्टेंट तो दिख ही रहा है मेरे को। तो क्यों ना हम लोग इसको सॉल्व करके प्रिपेयर करके एक डेटा तैयार कर लें और उसको याद कर लें। जैसे पाई का मान याद रखते हो 22/7, तो बार बार ये कैलकुलेशन आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इसलिए अगर टी आपको ऑलमोस्ट जगह पे ये मिलने वाला है, तो आप इसको क्यों ना एक अच्छे से डेरिवेशन कर लो, और जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये वाला वैल्यू आर का, टी का और एफ का, टी का ये वाला वैल्यू रख के और एफ का सबका कैलकुलेट करोगे, तो आपका आ जाएगा
0.0591 ऐसा कुछ आएगा। तो दशमलव के बाद 4 डिजिट तक आपको याद नहीं रखना, ठीक है, इतना ही याद रखो 0.059 अपॉन n। तो अभी आपको चाहिए n रहेगा यहाँ पे, f का वैल्यू पुट कर सकते हो, और ये क्या रहेगा बताओ, log k इक्विलिब्रियम। अब आपको क्या लग रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज गौर करना, ई नॉट अगर फाइंड आउट करना है तो आपने ई नॉट को किससे रिलेट कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट कर दिया। ई नॉट को किससे रिलेट करना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करना था। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रिलेशन होता है। तो कैसे आया रिलेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आया डेल्टा जी का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के साथ ये रिलेशन होता है, डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये रिलेशन होता है। अब इन दोनों रिलेशन का हमने इक्वेट किया, फिर नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया, तो ये कांस्टेंट आएगा 2.303। उसके बाद मैंने ये समझाया कि बहुत सारे क्वेश्चन में टी का वैल्यू 298 केल्विन होता है, फिर सबका वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो बस n बच जाएगा, और बाकी ई का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये रिलेशन आपको दिखेगा, और ये रिलेशन आपको याद रखना है। आई बात समझ में? अब इसको किस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताएंगे थोड़ा सा लॉग के विषय में, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं दूंगा तो आपसे बनना चाहिए, तो नहीं तो फिर पता लगेगा कि मैं बता रहा हूँ और आपसे बन ही नहीं रहा है। तो लॉग के विषय में आप क्या जानते हो? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर लॉग यहाँ पे बेस लिखा मैंने 10 और यहाँ लिखा 10 का पावर -2, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने। 2 का पावर अगर 3 करूँ तो आंसर क्या आएगा? ये तो सबको पता होगा। बस बस इतना समझते हो, फिर मैं समझा दूंगा कि लॉग क्या है, कैसे करना है। लेकिन सबको लग रहा है तो बहुत आसान है, तो बता दो कि लॉग भी बहुत आसान है। बस तुम जो भी जैसे भी समझो, मुझे नहीं पता, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना। 2 का पावर 3 ये क्या है? 8। मतलब ये भी, ये जो 2 का पावर 3 है ना, 8 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्योंकि 2 का पावर 3 का क्या मतलब हुआ? 2 गुने 2 गुने 2। तो 8 को दिखाने का एक तरीका हो गया 2 का पावर 3। सही बोल रहा हूँ? अब सुनना ध्यान से, इसमें इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हो? पावर। हिंदी में बताओ। घात या डिग्री बोलते हैं, या इंडेक्स भी बोलते हैं। और कुछ बताएं। हम्म? क्या? बत, हाँ, तो हिंदी में वही तो घात बोलते हैं, घात बोलते हैं। और बेस को आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट। ये है आपका वैल्यू। 2 का पावर 3 का मान क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, बोलते हो ना आप? ठीक है। तो ये पहले एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया 8 को दिखाने का। इसी चीज को लॉग के टर्म में दिखा होगा, तो लॉग भी क्या है, इसी फॉर्म का एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन जब उस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो तो लॉग एक टूल्स की तरह काम करता है। जैसे अभी मैं आपको बोल दूं कि चलो एक आम का पेड़ काटना है, और तुम हंसुआ निकाल लिए घर में से, और चले हम लोग आम का पेड़ काटने। तो हंसुआ से गेहूं कटाता है, आम का पेड़ नहीं कटाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? आरी से आम का पेड़ काट देगा सब? उसके लिए आरा चाहिए। क्या चाहिए? आरा चाहिए। चाहे वो बड़का बड़का जो टांगा आता है ना, टांगा समझते हो सब, टांगी टांगा, हाँ, तो वो आएगा। या उसके लिए मशीन आता है, चाकू से काटेगा। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है। और आरा मशीन ले आए घरे, तुम सब्जी काटना, आम चाकू से काटो, और सब्जी आरा मशीन लगवा दो सब्जी कटवाने के लिए, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, बढ़िया। सुनो ध्यान से। तो यहाँ पर जो है सो कि हम लोगों का क्या बोलते हैं, तो लॉग एक टूल्स की तरह काम करता है, जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को जो है सो कि ईजी बना देता है। अपने आप में एक अच्छा खासा चैप्टर है, सिलेबस है, और आपको पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन मैं आपको बस वही बता रहा हूँ जो बहुत बेसिक है, बहुत 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 बेसिक है, अल्ट्रा बेसिक कह सकते हो इस चीज़ को। मैं बहुत ज़्यादा एडवांस बताऊंगा ही नहीं, बात ही नहीं करूंगा उसकी। तो इसी चीज़ को लॉग के फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो आपको क्या लिखना है, देखो लॉग लिखा मैंने,
ठीक है, इसमें बेस क्या था बताओ, 2 था, तो बेस यहां लिखते हैं, ठीक है। यहां पर जो आपका बेस होता है उसको आपने लिख दिया, यहाँ पे जो आप लिखते हो वो आप वैल्यू लिखते हो, जैसे 8 हमें लिखा आपने, तो यहाँ हम लिखते हैं वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं पावर। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखते हैं पावर, यानी उसका पावर कितना है 3, ऐसा कुछ, समझना बात। मैं क्या कह रहा हूँ, उसी चीज को जब लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेस कहाँ आता है, मैं लिख देता हूँ, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बेस यहाँ रहता है, यहाँ पे क्या होता है उसके रेस्पेक्ट में देखना, और यहाँ पे क्या आता है पावर, इंडेक्स, डिग्री, जिसको भी कह रहे हो वो यहाँ आता है। अब ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, अगर मैंने ऐसे एक क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनो, ऐसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, तो ये क्या हुआ बताओ, बेस, ये क्या हुआ वैल्यू हुआ। आई बात समझ में। अब मैं कुछ आसान कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 9 कर देता हूँ, तो ये हुआ वैल्यू, ये हुआ बेस। तो आप सोचो थोड़ा यहाँ से, कि जैसे मैं पूछूं कि ये अगर बेस 2 है, ध्यान सुनना, ऐसे में यहाँ 2 लिख देता और इधर 8 लिख देता, और फिर आपसे सवाल ऐसे पूछता कि 2 का पावर कितना करे कि 8 आ जाए, 3, तो 2 का पावर आप कितना करोगे कि 8 आ जाएगा, तो मैं इसी सवाल को अब यहाँ पे पूछता हूँ, ये बेस 3 है, तो 3 का मैं कितना पावर करूँ कि ये वैल्यू 9 आ जाए, 2, तो आंसर होगा 2। अब समझना कि अगर मैं सवाल ऐसे पूछता कि log 9 का मान बताओ, तो फिर आप कंफ्यूज कर जाते कि log 9 का मान क्या होता है, log 10 का मान क्या होता है, log 20 का मान क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ऐसे ही पूछा जाएगा कि log 9 का मान बताओ, log 9 का क्या वैल्यू होगा अगर बेस 3 है, तो आंसर क्या होगा 2। ये कुछ समझ आया। तो यहाँ पे अब ऐसे ही सोचो, यहाँ पे सोचो कि अगर वैल्यू 8 है, वैल्यू 8 है, बेस 2 है, तो 2 का पावर कितना करोगे कि ये वैल्यू आ जाएगा, 3 करोगे, 2 का पावर 3 करोगे तभी तो ये आएगा। तो हम पूछेंगे log 8 का मान बेस 2 पर कितना होगा 3, log 8 का मान बेस 2 पर कितना होगा 3। मुझे लगता है समझ में आया होगा, आया नहीं है। तो अभी जैसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10, तो ये वैल्यू है कि पावर है कि बेस है, वैल्यू है, ये क्या है बेस है, तो ये आधार है, आधार का पावर करना होता है कि वैल्यू आ जाए, तो 10 का कितना पावर करोगे 10 आ जाएगा, तो log 10 का वैल्यू बेस 10 पर वैल्यू कितना होता है 1, इसीलिए आप कहते भी हो log 10 का मान 1 होता है। तो log 10 का मान 1 कैसे होता है समझ में आया, तो बेस 10 है तो log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कोई कर दे कि log 10 लिख दे, अब बेस यहाँ पे 5 कर दे, तो क्या वैल्यू अभी 1 आएगा, नहीं आएगा। 5 का पावर क्या करोगे कि अब जो है सो कि यहाँ पे आपका वैल्यू 10 आएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको गणित में करने, प्रैक्टिस करिए, बनाइए, दिमाग लगाइए, लगाने हैं। मैं सब करवा सकता हूँ, लेकिन मेरा काम गणित नहीं करवाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है। मैं आपको एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा था, सिखा रहा था। तो अब ध्यान से सुनना, अब इसी से ना बहुत सारे फॉर्मूले बने हैं, बहुत सारा फॉर्मूला बना हुआ है, ये आप नोट भी कर लेना, काम का चीज है, हेल्प मिलेगा आपको। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ log 100 का मान बताओ, बेस मैं नहीं लिख रहा हूँ, जब नहीं लिखूँ तो बेस 10 लेके चलना, log लिखने का मतलब बेस नहीं दिया तो 10 है, तो आप बताओ log 100 का वैल्यू क्या होगा, कितना होगा 2 होगा, सही बात है। आया समझ में, नहीं है। अच्छा ये बताओ log 10 का पावर 2 का वैल्यू बताओ, ठीक से देख लो आंसर कितना होगा, आया समझ। अब कुछ प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। log 10 का पावर 5 अगर है तो आंसर बताओ, log 10 का पावर 5 का वैल्यू कितना आएगा, बेस 10 पे 5 आएगा। ये बताओ log 10 का पावर अगर -2 है तो कितना आएगा, -2। अभी तो आधी जनता कह रही थी 10 आएगा, आधी जनता नहीं, पीछे की 2 जनता कह रही है, कितना आंसर आएगा बताओ, -2। कुछ समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही पूछ दूं मैं, अब मैं बेस दे के बोल रहा हूँ, log ये मैंने दिया 4, यहाँ पे दिया आपको जो है सो कि 2, आंसर बताओ। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे log 2, यहाँ पे लिखा बेस 2 दे दिया, बताओ 1। फिर मैंने यहाँ पे लिखा log 3 का वैल्यू बताओ बेस 3 पे
तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि जिस दिन बेस और वैल्यू सेम हो जाएंगे, वैल्यू कितना आएगा, पावर कितना हो जाएगा ऊपर। आया समझ में? तो फॉर्मूला क्या बना लिया कि जो वैल्यू रहे वही बेस रहे, तो पावर कितना डालना पड़ेगा, तो log a का मान a के ही बेस पर आंसर 1 होता है, 1 होता है। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? लास्ट क्लास में शायद हम लोग यही रिलेशन डिफाइन किए थे कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो E होता है या E नॉट होता है, और किसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उनके बीच हमने रिलेशन एक डिफाइन करा था। वो रिलेशन आपको याद है? कोई बताएगा क्या आया था? E नॉट बराबर क्या आया था? 0.059 बाई n इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम, यही था ना? अच्छा, के इक्विलिब्रियम को के भी लिखा जाता है, के एस पी भी लिखा जाता है, अलग अलग टर्म में लिखा जाता है, तो टेंशन मत लेना यहाँ पे कहीं कुछ और भी लिखा हो तो। इस तरह का इक्वेशन हो और लॉग के बाद दिख रहा हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, समझ जाना, साम्यावस्था नियतांक ही है। तो ये रिलेशन था, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि एक बात मेंशन किया गया था कि इफ जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, तो ये बात भूलना नहीं है। आई बात समझ में? अब इस रिलेशन का यूज कहाँ है, इस रिलेशन का यूज करके आप कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो आप जैसो कि एक सॉल्व करके दिखाओ। मैं यहाँ पे देता हूँ, थोड़ा सा सोचोगे फिर आप बनाओगे, और नहीं बनेगा तो फिर हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। तो चलो लिखना, क्वेश्चन लिखना। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि AgCl कन्वर्ट हो रहा है, AgCl सॉलिड है, Ag प्लस एक्वस में जा रहा है, मतलब वाटर के साथ डिजोल्व किया जा रहा है, तो Ag प्लस में गया, Cl माइनस एक्वस में गया। इसके लिए KSP का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया 10⁻⁻10, ठीक है। यहाँ पे Ag प्लस यहाँ जो बना वो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया गया, तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। और अगर आप एक चीज़ देखो तो इसमें एक कट भी जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इंटरमीडिएट है, मतलब इसमें से Ag प्लस निकला फिर इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे हो गया। तो फाइनल रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है। तो सबसे पहला तो सवाल यही पूछूंगा फिर से आपसे कि बताओ क्या ये सेल रिएक्शन है? नहीं है। तो अगर ये सेल रिएक्शन नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप कहाँ शुरू करोगे, ई से शुरू करोगे या डेल्टा जी से शुरू करोगे? डेल्टा जी से शुरू करेंगे। तो अगर इतना आप समझ गए हो तो डेल्टा जी इसके लिए भी कुछ होना चाहिए, डेल्टा जी इसके लिए भी कुछ होना चाहिए, डेल्टा जी इसका भी कुछ होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आप डेल्टा जी कॉन्सेप्ट से सोचो, फिर मैं बताता हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो, एक बार ट्राई करो खुद से। चलो फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। देखते हैं कितना आप सोच पाए, कहाँ जाकर रुक गए थे आप, दिमाग क्या नहीं सोच पा रहा था। एक चीज़ तो पता है कि इसके लिए कुछ डेल्टा जी का वैल्यू होगा, यहाँ भी डेल्टा जी होगा, यहाँ भी डेल्टा जी होगा। ध्यान सुनना, एक चीज़ बताता हूँ, हर रिएक्शन के लिए, हर रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे ई नॉट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो इसके लिए, तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान से देखो, रिएक्शन से पहले, ये मतलब होने से पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी आपको दिख रहा हो थोड़ा चेक कर लेना। सिल्वर यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है, +1 में है, और Cl ऑलरेडी यहाँ -1 में है, और आफ्टर रिएक्शन क्या दिख रहा है आपको, प्लस में है और Cl क्या है, माइनस में है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जिसको आप ले रहे हो उसमें किसी का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना किसी का रिडक्शन हो रहा है, तो फिर आप ई नॉट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ से आप ई नॉट निकाल ही नहीं सकते, यहाँ ई नॉट मिलेगा ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हो, लेकिन हाँ डेल्टा जी का तो वैल्यू होगा, यहाँ पे KSP दिया मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में दो चीज सिखाएगा। एक तो थोड़ा डिफरेंट है कि KSP का यूज कैसे करोगे, KSP से कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, और दूसरा ये है कि एक ये रिएक्शन हमको एक मैसेज देता है कि हर रिएक्शन के लिए आप ई फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जरूर फाइंड आउट कर सकते हो। हर रिएक्शन के लिए आपका जो है सो कि डेल्टा जी का वैल्यू जरूर कुछ होगा, तो वहां से आप जो है सो कि सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो वही काम करना है कि यहाँ पे जो है सो कि आपका मान लो आप
कि इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू है हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी वन, इसके लिए क्या बोल देते हैं, डेल्टा जी टू, और इसके लिए क्या बोल दे रहे हैं, डेल्टा जी थ्री। ठीक है, नोट सब पे लगा सकते हो। तो अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी थ्री होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, फिर करो। तो कितना आएगा, डेल्टा जी थ्री बराबर डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। अब सवाल ये है कि डेल्टा जी थ्री जो आपको फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा जी थ्री को आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको ई वन नॉट पूछ रहा है, मतलब ई पूछ रहा है इसके लिए सिंपल सा। ई नॉट यहाँ लिखा हुआ है तो मैंने वन लगा दिया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसलिए मैंने कर दिया। आप ई वन ई टू भी कर सकते हो, या ई थ्री इसको बोलते थे हम लोग, याद करो सही से। इसको यहाँ ई वन बोला करते थे, यहाँ ई टू, यहाँ पे ई थ्री, याद आ रहा है, ऐसा काम किया करते थे। तो यहाँ पे आप ई थ्री भी बोल सकते हो। खैर, तो इसको मैंने ई नॉट बोला यहाँ पे, यहाँ ई वन बोला, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, तो आप मुझे बताओ, डेल्टा जी में और ई में कुछ रिलेशन आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, और ये काम आप किए भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं किए हो। आपको अगर सही से याद हो तो माइनस, हाँ बोलो, सही बात है, एन थ्री एफ ई थ्री, और यहाँ पे ई थ्री को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, ई नॉट वन, यही है ना। ठीक है, बराबर डेल्टा जी1 की अगर बात करो तो डेल्टा जी1 किस रिएक्शन के लिए होता था, इस रिएक्शन के लिए। और मुसीबत यही है कि यहाँ पे आप NFE वाला टर्म यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो नहीं रहा, तो इसके लिए ई का वैल्यू दिया नहीं है। अगर दिया होता तो फिर क्वेश्चन वैसे ही हो जाता, ऐसा बना भी हो। हम लोगों ने जब रिलेट किया था तो यहाँ पे डेल्टा जी बराबर कितना होता है बताओ, डेल्टा जी बराबर ये सामने दिख रहा है आपको। तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी का जो वैल्यू है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आई, नहीं है? तो अगर आप यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी यूज करोगे तो क्या लिखोगे आप, सोचो। आते हैं उस पर, अपने आप आ जाओगे, घबराओ मत। तो क्या लिखेंगे बताओ, माइनस आर टी, क्या था, एल एन के इक्विलिब्रियम था ना। तो आप वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो अगर याद करके बैठे हो तो इसको ऐसे कर सकते हो, माइनस क्या बताए थे, 2.303, लॉग में कन्वर्ट करके लिखो, 2.303 इंटू कितना बताओ, आर टी बाई कुछ था क्या, नहीं, लॉग के एस पी है, तो यहाँ के एस पी भी लिख सकते हो, के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लस डेल्टा जी टू, ये सही है ना, देख लो एक बार ठीक से। मैं कह रहा हूं कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का कुछ वैल्यू होगा। तो डेल्टा जी वन अगर आप निकालना चाहते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर डेल्टा जी इससे निकालना चाहोगे तो नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए तो ई का वैल्यू ही नहीं दिया। हाँ, इससे आप निकाल सकते हो, अरे बोलो हाँ या ना। या फिर ये वाला रिलेशन आपने जो लिखा ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि आप एक बार यहाँ से करके आओ। ठीक है, यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग, वापस फाइनली यहीं तक पहुंचेंगे, थोड़ा देख लो इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वही रिलेशन लिख रहा हूँ, यही वाला देखो, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो एल एन को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2.303 होता है, फिर लॉग यहाँ पे आएगा, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे कि -2.303 आर टी लॉग के एस पी, या के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, कोई दिक्कत अभी समझ में है? तो अब क्या करोगे आप, फिर डेल्टा जी टू, इसका एक्सप्रेशन पहले लिख लो। तो डेल्टा जी टू इसके लिए होगा, तो इसका तो ई नॉट का वैल्यू दिया इस रिएक्शन के लिए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक। तो ऐसे तो अभी इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था नहीं क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है नहीं, तो इसीलिए प्रॉब्लम भी आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, माइनस कितना बताओ, एन, अभी एन ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एन टू लिखते हैं ना हम लोग, एन टू एफ टू ई टू लिख, एन टू एफ ई टू लिखते हैं ना। तो यहाँ पे कितना वैल्यू दिया गया था, ई नॉट लिख रहे हैं ना, या 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू दिया गया था, 0.8। तो अभी आगे इसको पुट कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, अब यहाँ देखोगे कि N3 जो है और N2 जो है, N3 क्या है, इसमें तीसरे वाले रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और जो N2 क्या है, जो इस वाले में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है।
तो एक चीज सोच सकते हो कि अगर एक रिएक्शन जो आपको दे रहा है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो बाकी जो दूसरा रिएक्शन बचेगा इसमें जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा यहाँ भी उतना ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब ऐड करोगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि किसी से कैंसिल होगा या बढ़ जाएगा। सोचो हाँ या ना, ये बात समझ में आई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी डेल्टा G2 के अंदर और डेल्टा G3 के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो आप n का वैल्यू पुट आउट कर सकते हो वो सेम कर सकते हो। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी n मान लेता हूँ मैं, यहाँ भी n मान लेता हूँ, सेम कर लेता हूँ पहले, तो ये बन जाएगा -NF E01 और यहाँ पे -2.303 RT log KSP, और ये माइनस कर दे क्या, -NF क्या E0, ऐसे कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ n और यहाँ n सेम हो गया तो इसको आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ -NF से डिवाइड कर दो, तो सबको करना पड़ेगा। अब देखो वही वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, -NF, यहाँ भी क्या आएगा -NF, दिख रहा है आपको, नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, -NF कैंसिल हो गया, तो E1 नॉट, सही है। और यही तो आपको फाइंड आउट करना है। आगे आते हैं, ये देखो तो क्या दिख रहा है आपको, -2.303 RT/F log KSP। एक चीज मैंने आपको पिछले क्लास में समझाई थी कि ये जो 2.303 है, R जो कांस्टेंट है और टेम्परेचर अगर 298 लेके चल रहे हो, F का वैल्यू 96,500 होता है, तो इन सब का सॉल्यूशन कुछ हमको डेटा देता है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना देता है 0.59, कितना देता है 0.059, माफ करना 0.059, तो 0.059 ये वैल्यू हो गया, अपॉन n तो रहेगा, हाँ सॉरी गलती हो रहा है मेरे से, यहाँ पे ये माइनस हट जाएगा ना, बढ़िया। अब बताओ क्या रहेगा, log KSP, आपको दिख रहा है ऐसा? अब एक चीज सोचो, मैं अगर चाहता तो यहाँ पे जो डेल्टा G1 है, ध्यान से सुनना, ये जो डेल्टा G1 है उसके जगह पे जो हम लोग रिएक्शन कुछ ऐसा लिख रहे थे, थोड़ा सा मैं यहीं पे अगले पन्ने पे करता हूँ। हम लोग शुरू शुरू में ऐसे क्या करते थे बताओ, कि ये वाला क्या बोलते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सोचोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम लोग ऐसे करते थे N3 Fe3, यहाँ पे क्या करते थे -N1 Fe1 -N2 Fe2, याद है आपको? तो आप जब इससे आओगे ना करने के लिए, अगर आप इससे करने के लिए आओगे तो प्रॉब्लम पता है क्या होगा, कि पहले रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ढूंढोगे, और पहले रिएक्शन में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ढूंढोगे तो उसका वैल्यू कितना है, वो तो है ही नहीं, तो फिर ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में इसके लिए अगर आपको ई फाइंड आउट करना है तो ई हमेशा जब हम लोग आप सोचो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी हम लोग फाइंड आउट करना शुरू किए हैं तो सबसे पहले ई को हमने किससे रिलेट किया था, डेल्टा जी से। तो मैंने बोला था कि डेल्टा जी चेंज होगा तो ई चेंज होगा, याद आया? डेल्टा जी चेंज होगा तो ई चेंज होगा। तो आपको वहां से अगर शुरू करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई परेशानी नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से नहीं किया, ये ध्यान रखना। तो अब आते हैं यहाँ पे, ये वाला वैल्यू जो है सो कि हम लोगों को दे देगा कौन सा, डेल्टा G1 का वैल्यू दे देगा। ये हम लोगों का ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ पॉजिटिव कर सकते हैं अब, और ये NF कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा E0, और इसका वैल्यू तो 0.8 दिया भी है हम लोगों को, क्लियर है? अब एक चीज बताना कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखें, 1 आ जाएगा। 1 कैसे आ जाएगा बताओ, क्योंकि वो कहाँ का 1 है? अब ये बहुत कंफ्यूजन वाला बात है कि सर ये जो आप यूज कर रहे हो डेल्टा G1 के एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो डेल्टा G1 का जगह आप n यूज कर रहे हो, तो फिर तो सर यहाँ पे n इसमें है ही नहीं, n 0 है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो फिर आप गलती कर रहे हो। जिस दिन आपने ये सोचा था कि ये वाला N3 और ये वाला N2 सेम है, एक ही है, तो आपने इसको भी n लिखा था, इसको भी n लिखा था। तो अब आप अगर NF से डिवाइड कर रहे हो तो ये भी n तो वही है जो ऊपर वाला है, तभी तो कट रहा है कि कुछ अलग है, वही है। तो ये जो आप n लिख रहे हो वो कौन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पहले रिएक्शन वाला है या दूसरे तीसरे वाला है?
ये जो आपने इसको N3 को N बोला था वो तो तीसरे रिएक्शन वाला है, ये जो आपने N2 को N बोला था ये तो दूसरे रिएक्शन वाला है, तो यहाँ N3 और N2 कोई भी पहले रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर N3 और N2 पहले रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन नहीं है तो N कैसे इलेक्ट्रॉन हो गया पहले रिएक्शन का? वो नहीं हुआ, ये बात समझ आई? तो ये पहले रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये दूसरे और तीसरे रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो हैं। तो अगर दूसरे और तीसरे रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं तो आपको पता है कि दूसरे और तीसरे रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं? 1 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि सर यहाँ तो डेल्टा G1 दिख रहा है और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर रहे हो दूसरे या तीसरे का इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब समझ में आया क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा ही नहीं है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की चर्चा ही नहीं है। आप जब इसको आसान बनाने के लिए डिवाइड कर रहे हो NF से, तो ये N कौन सा है? जो तीसरे और दूसरे रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो N है ये, इसलिए यहाँ वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अगर दूसरे और तीसरे रिएक्शन में, सुनना ध्यान से, अगर दूसरे और तीसरे रिएक्शन में यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होते तो वहाँ N का वैल्यू क्या होता? 2 होता। ये बात समझ में आया? इससे मतलब नहीं है, सुनाई दिया? तो थोड़ा सा ध्यान से गौर करना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो अगर ये 1 हो गया तो E1 नॉट बराबर, इसका वैल्यू ना मैं आपको अप्रोक्स कर देता हूँ कि अभी जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो इसको इस्तेमाल कर लेना, 0.06 इस्तेमाल कर लेना। आपको ये बात पता भी होगा कि जब 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसको 1 मान के पहले वाला डिजिट में ऐड कर लेते हैं, तो इसको 1 मान के इसको ऐड कर लो तो 0.06 लिखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेके चल रहे हो तो ज़्यादा ही आएगा, लेकिन जो है सो कि आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं कितना बताओ? 0.06 यहाँ लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग का जो log KSP था, अब वैल्यू पुट कर दो। log KSP कितना दिया हुआ था? 10 का पावर कितना था? -10 था, तो रखो आप 10 टू द पावर -10। क्लियर है? और प्लस इसका वैल्यू कितना था? 0.8। अब एक चीज़ बताना जरा सोच के, ये log इसका वैल्यू कितना आएगा? कल समझाए थे, -10 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पूरा वैल्यू -10 आएगा, तो -10 से इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? -10 से मल्टीप्लाई करो। हालांकि अगर आज आप क्लास में log पढ़ रहे थे, मैंने देखा कि आप लोग पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ आपको थोड़ा समझा ही दूं मैं, ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला होता है log a टू द पावर n, ये बन जाता है n log a। अभी आपने पढ़ा होगा तो मिला भी होगा, ठीक है? ये ऐसा कुछ हो गया, समझा देता हूँ। log 10 का पावर अगर 4 है तो आप सबको समझ में आ गया कि आंसर 4 होगा, लेकिन ये पावर उधर कर दो तो यहाँ क्या दिखेगा? log 10, और log 10 का वैल्यू बेस 10 पर कितना होता है? 1। तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 4। तो वैसे ही आप सोचो कि log 10 का पावर -10 मैंने दे रखा है, तो -10 ये आगे आ जाएगा और यहाँ log 10 बचेगा, बेस तो 10 है ही, तो ये हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आएगा? -10। तो अभी तो 0.06 इधर था भी, तो इसका वैल्यू करोगे तो आएगा -10, और ये 0.06 है भी ना, देखो ना सही से कहाँ गया? उसमें ही तो था, शायद इधर ही था। ये देखो ना 0.06 है भी तो, और इसका वैल्यू कितना आएगा? -10। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या मैं कर दूं? -0.6 कर दूं? गलत है कि सही है? और प्लस यहाँ पे कितना है? 0.8 है। दोनों को सॉल्व कर दो, क्या 0.2 वोल्ट आ जाएगा क्या? यही आंसर हो जाएगा हमारा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव सा है, आप करोगे तो बनेगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं, खुशखबरी है आपके लिए कि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब सोचो, मैंने 3 कैटेगरी आपको पढ़ाया है, सही से अगर सोचो तो मैंने पहला कैटेगरी क्या पढ़ाया था? जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, तो वो तो सिंपल था कि वो सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कर जाता था, और सेल रिएक्शन में आपको जब सेल पोटेंशियल निकालना होता था तो सीधे आप ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन दोनों को ऐड कर देते थे, सेल पोटेंशियल मिल जाता था। दूसरा आपने ये सीखा कि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं कटते हैं
फाइनल रिएक्शन भी आपको ऐसा मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें दिखते हैं, अपीयर होते हैं, इन्वॉल्व की तो बात छोड़ दो, अपीयर होते हैं मतलब दिखते हैं। तो उसके लिए अगर ई नॉट आप फाइंड आउट कर रहे हो, उसके लिए ई आप निकाल रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जिसको कैंसिल करना होता है। फिर आप जो है सो कि कहाँ से आते हो, डेल्टा जी से आते हो। तो डेल्टा G3 बराबर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, मैं जो बोल रहा हूँ आपका दिमाग में चल रहा है? इसी को हमने कन्वर्ट किया था तो क्या बना था, N3F E3, याद करो, माइनस सब में था, लगा सकते हो, -N3F E3 बराबर -N1F E1 माइनस N2F E2, ये था। फिर माइनस, अब F निकाल के काट देते हो तो रिलेशन आ गया था N3F3 N1E1, याद आया, प्लस N2E2। तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। फिर हमको प्रॉब्लम होने लगा भाई, एक अलग तरह का क्वेश्चन मिला कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो डेल्टा जी से आप वो कर रहे थे। अभी एक प्रॉब्लम क्या मिल गया हम लोगों को कि अगर कोई रिएक्शन ऐसा दे रहा है जो रेडॉक्सी रिएक्शन नहीं है, जैसे ये सामने पड़ा हुआ है, इसके पिछले पन्ने पे था ना, ये कहाँ गया, ये अभी रेडॉक्सी रिएक्शन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात बोली है, हो सके तो कॉपी में नोट कर लेना ये बात, कि हर रिएक्शन के लिए, हर रिएक्शन के लिए ई का वैल्यू नहीं होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, वहीं पे आप ई डिफाइन कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है सो कि ई डिफाइन नहीं होगा लेकिन डेल्टा जी डिफाइन होगा, यहाँ पे डेल्टा जी में चेंज आएगा। तो इसके लिए डेल्टा जी, इसके लिए डेल्टा जी, इसके लिए डेल्टा जी, अगर निकालना चाहते हो और ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं तो इसका इसका सम इसके डेल्टा जी के बराबर होगा। तो आपको वहीं से शुरू करना है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब ई नहीं दिया होगा तो आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जो N3E3 N1E1 प्लस N2E2 कर नहीं सकते हो। तो फिर करेंगे क्या, तो डेल्टा जी का एक रिलेशन होता है किसके साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो आपको ये पहले बताया गया कि क्या रिलेशन है, तो आप थोड़ा सा इसको याद करने के लिए मैंने बोला था कि याद रखना, और वहां से आप सॉल्व करते हुए आते हो तो फिर आप जो है सो कि आपको फाइनल रिएक्शन के लिए जो आप ई फाइंड आउट करना चाहते हो तब भी मिल जाता है। तो ये 3 कैटेगरी है, तीनों ध्यान रखना, समझ में आया? तो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और आराम से सॉल्व करो, होगा क्यों नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत है तो। समझ आया? ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समय अभी नहीं देना चाहता, आप नोट बाद में कर लेना, करना हो तो। अभी मैं कुछ क्वेश्चन जो है सो कि आपके सामने रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़िए अपने अपने माध्यम के अनुसार और आंसर देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। इन अ गैल्वेनिक सेल, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हो, विद्युत रासायनिक सेल जो अभी पढ़ रहे हो, जो आप पढ़े हो अभी वही क्वेश्चन पूछूंगा मैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया से यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होता है। सही है गलत है? सही है, और भी चेक कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है? नहीं, नहीं करती है। ये एक अलग सेल करेगा जो अभी आगे पढ़ेंगे। ये अवकरण एनोड पर होता है? नहीं, ऑक्सीकरण एनोड पे होता है, या पढ़े थे, जहाँ ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड बोलते हैं, तो ये भी गलत है। ऑक्सीकरण कैथोड पे होता है, ये तो ऐसे ही गलत है। पहला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत? अच्छा लगा? हाँ देखो, ये बनाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। गैल्वेनिक सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब 3 कथन सही होंगे, एक कथन गलत होगा। हम्म, एनोड पर यहाँ पे कमी हो गया है, जैसे होता है ना रिड्यूस करना, रिड्यूस मतलब क्या, घटाना। तो रिडक्शन मतलब यहाँ पे होना चाहिए था अवकरण, हिंदी माध्यम में लिखना चाहिए था अवकरण, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कमी हो गया है, ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हुआ है, तो इसके वजह से यहाँ पे कमी लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है सो कि क्या बोलते हैं, बी क्या है, एनोज, एनोड इज निगेटिवली चार्ज। देखो समझाता हूँ, यहीं से आ जाते हैं। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सही बात है भाई। अगर आपको जेडन और कॉपर वाला सेल याद हो, तो जो कैथोड था उसमें कॉपर सॉल्यूशन से निकल के जा रहा था, क्या कर रहा था, वो जो रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो ये तो रिडक्शन हुआ, और जहाँ रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो
वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, कॉपर वाला रॉड कैसा चार्ज हो रहा था, पॉजिटिव। तो ये तो सही है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। एनोड इज निगेटिवली चार्ज, ये भी सही है, हाँ या ना। याद करो जब जिंक रॉड में से जिंक टूट करके सोल्यूशन में जाता था तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता था, तो हो रहा ऑक्सीडेशन, तो कहलाएगा एनोड, लेकिन उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये भी ठीक है, समझ में आया। अब ये स्टेटमेंट जो ट्रांसलेट किया गया ये थोड़ा सा पढ़ के आपको टेंशन दे रहा होगा, तो मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। ये बस ट्रांसलेशन का गड़बड़ी है, एरर है, मैं अगले क्लास में इसको ठीक कर दूंगा, क्षमा चाहता हूँ। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड, कह रहा है कि एनोड पर रिडक्शन होता है, नहीं ये गलत है ना, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो एनोड से कैथोड की तरफ, तो एनोड इधर था ना, और इधर क्या था, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जब हम लोग एक और सेल पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, तो वहां जब पढ़ेंगे तो ये चीजें बदल जाएंगी, तो इसलिए आपको स्पेशली किसके लिए पूछा जा रहा है, गैल्वेनिक सेल के लिए। तो ध्यान रखना है गैल्वेनिक सेल में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, मैंने बोला भी था पढ़ाते टाइम कि क्वेश्चन आपसे इनसे में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन इधर से चल के इधर जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो ये एनोड होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है, तो एनोड से कैथोड जाता है, सही है, क्या दिक्कत है। तो गलत कौन सा मिला, सी। तो हमारा ऑप्शन कौन है, जो गलत है वही सही है, हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि पूछ ही तो वही रहा है, ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है कौन सा गलत स्टेटमेंट है गैल्वेनिक सेल के बारे में, तो हो गया। मुझे लगता है आगे इसके बारे में सोचना चाहिए आपको। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एट ऑल टेम्परेचर एंड हैज बीन असाइंड अ वैल्यू ऑफ 0 वोल्ट। बोलो बोलो, आसान है, ये मैंने बोला भी था, पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन बोला है मैंने, ये टर्म यूज किया है एक बार। निम्नलिखित में से किसे सभी तापमानों पर के संदर्भ में इलेक्ट्रोड के रूप में सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल मतलब सबके लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया और इसे 0 वोल्ट का मान दिया गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिस दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब एब्सोल्यूट फाइंड आउट करने जाते हैं तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसका मैंने पूरा डायग्राम बना के समझाया था, उस टाइम बताओ मैंने ये चीज का डिस्कशन किया था, SHE बोला था कि नहीं बोला था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, याद आया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने बोला भी था ये बात, आप लोग गौर नहीं किए थे शायद, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि किसी का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये चीज है कि आप जब आप फाइंड आउट किसी के रिलेटिव करोगे ना, तो फिर एक होता है कि बहुत सारे इंटरफेस हो जाते हैं, तो वो भी समस्या हो जाता है। तो हम मानते हैं कि जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, 0, तो उसके साथ दूसरे सेल को कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर जो वोल्ट मीटर बताता है हम कहते हैं भैया इसका है, फिर दूसरे अलग अलग जिंक का इलेक्ट्रोड लेके आते हैं, कॉपर का लेके आते हैं, फिर उसका सोल्यूशन लेके आते हैं, जिसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, हाफ सेल इधर हाइड्रोजन वाला गैस वाला रहता है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो वोल्ट मीटर बताता है हम मानते हैं इसका पोटेंशियल है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि इसका जो भी होगा उसको हम क्या मान चुके हैं, 0 मान चुके हैं। ये बात समझ में आया। तो ये बात मैंने जिक्र किया था, हालांकि आपको ध्यान से, इसीलिए मैं कहता हूँ सुना करो, कम से कम सुना भी करोगे तो कुछ कुछ चीजें आंसर कर पाओगे, ये सोचो जरा, क्या लग रहा है, मुझे तो बी लग रहा है। हाँ, कह रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि क्या रीजन हो सकता है इसका, तो रीजन क्या है, हम उसको एज्यूम किए, हमने उसको माना है, हमने कन्वेंशन किया है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, तो वही आंसर होगा। अब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण आसान होता है, और भी है जिनके आसान होते हैं भाई, तो उसको क्यों नहीं ले लेते हम, ठीक है। ये हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और भी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये कोई मतलब खास रीजन नहीं है, हमने माना ही है, एज्यूम किया है, आई बात समझ में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी 0, उसको एज्यूम किया गया है, माना गया है कि हम इसको 0 लेकर के चलेंगे। अच्छा एक और बात है, अभी ना ऐसा चीज आप नहीं पढ़े हो तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर, या बात हो सकता है एक्सेप्ट करने में तकलीफ हो रही हो, जिस दिन ये पढ़ोगे ये सब क्वेश्चन बउआ हो जाएंगे, एकदम बउआ बता रहा हूँ, इतना इसी इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। रीजन बता रहा हूँ कि एक बात बताओ मेरे को, ध्यान सुनना,
अगर ये बात समझ पाओगे ना, तो फिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ है भी ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूँ। मान लो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 मान लिया, ठीक है, उसका 0 नहीं था। तो अब यहाँ पे मान लो कि मेरी हाइट कितनी है, मुझे इससे कंपेयर करना है, उसको छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। इसकी हाइट मान लो कि है 1 सेंटीमीटर, ज्यादा है पता है, लेकिन मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर है। लेकिन इससे मैंने अपना हाइट मेजर करना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करते करते मेजर किया, मेरे को मिला 10 सेंटीमीटर। मैं इससे 10 गुना हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इससे क्या हूँ, 10 गुना हूँ। तो मैं कहूंगा कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो मैं कितने का हुआ, 10 सेंटीमीटर का। क्लियर है? अब एक चीज बताना, इसी से मैं आपके हाइट को मेजर करता हूँ और वो निकल के 11 बार आता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, वो निकल के 11 बार आता है। तो आप मुझे बताओगे कि हमारे हाइट में और आपके हाइट में कितने का डिफरेंस हुआ, 1 सेंटीमीटर का हुआ। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, ये मैंने रेफरेंस लिया था, इससे अपनी भी हाइट मेजर करी, इससे आपकी भी हाइट मेजर करी, और फिर अपने हम दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया, और वो कितना आया था, 1 सेंटीमीटर। एक काम करता हूँ, मैं दूसरा कोई रेफरेंस लेता हूँ, मैं ये रेफरेंस लेता हूँ जो इतना छोटा है, और इसको 1 सेंटीमीटर नहीं बोलता हूँ, उसको 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 स्काई मीटर, 1 राधा मीटर, बबीता मीटर, कुछ भी बोल दो चलेगा, जो मर्जी करे आप इसको बोल दो। सुनना ध्यान से मैं जो कह रहा हूँ, हमने जो रेफरेंस लिया इस बार चेंज कर दिया मैंने, अब इससे मेजर करना शुरू करता हूँ। तो 1 बबीता मीटर, 1 बबीता मीटर, ऐसे करते करते मैंने किया तो मेरे को मिला 100। क्या मिला, 100। अब इसी से मैं फिर आपकी हाइट को मेजर करता हूँ, इसी रेफरेंस से आपकी हाइट को मेजर करता हूँ, ऑब्जर्व करना इस बात को। और फिर क्या करता हूँ, वो जो डेटा आया मेरा वाला और आपका वाला, उन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ। क्या लगता है, दोनों डिफरेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा? पहले वाले जो मैंने लिया था, इससे जो मैंने मेजरमेंट किया और जो हमारे और आपके हाइट के बीच का डिफरेंस आया, और फिर इससे अपना हाइट मेजर किया, आपका किया, और उस डेटा से अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो दोनों वैल्यू सेम होंगे या अलग अलग? वैल्यू हो सकते हैं सेम हो, लेकिन ध्यान रखना वो दोनों हाइट सेम ही है। ऐसा थोड़ी ना हो गया कि मान लो, सुनो, जैसे मान लो इससे निकाला आपने, इससे निकाला आपने, तो वो आ गया आप जो है सो कि मान लो कि 15 जो है सो कि बबीता मीटर, हमने मात्रक तो वही बनाया था अभी इसके लिए, तो 15 बबीता मीटर आ गया, और इससे कितना आया था डिफरेंस, 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखो ये रिलेशन हो जाएगा क्या, कि 15 बबीता मीटर बराबर, ये बात समझ में है, 1 सेंटीमीटर। तो क्या लग रहा है कि हम रेफरेंस अगर बदल दें, रेफरेंस अगर बदल दें तो हमारे और आपके हाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो बदल जाएगा? नहीं बदल सकता, ये समझो बात। नहीं समझ आया? तो अब इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं, अगर ये बात आपको समझ में आई तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हमने क्या लिया, हाइड्रोजन का एक हाफ सेल तैयार किया, जैसे 2 सेल देख रहे हो ना आप, जो एक कंप्लीट सेल देख रहे हो उसमें एक हाफ सेल लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, दिख रहा है ना, तो लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं, को राइट हाफ सेल बोलते हैं। तो एक जो हाफ सेल है उसमें हमने बनाया हाइड्रोजन का बनाया, तो वो जो उसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, तो फिर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जितना ज्यादा है, तो क्या लगता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 नहीं माने और कुछ माने, कुछ मान लेते हैं कि जो उसका डेटा वैल्यू था, मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं है, 1 मान लेते हैं, तो क्या लगता है कि अब इसके रेस्पेक्ट में जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले, और फिर उसका डिफरेंस निकाले, तो पहले वाला और बाद वाला वैल्यू अलग आएगा? नहीं आएगा भाई, क्योंकि जब एक इसका मान ही रहे हो ना, तो अगर, सुनना ध्यान से, पहले इसका 0 माने हो, तो अगर इसका 0.76 आया ना, तो इसका 1 मानोगे तो इसका 1.76 आएगा। सोचो, मैं जो कह रहा हूं ऑब्जर्व करो, अगर इसका आप 0 मान रहे हो ना, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर प्लस 0.76 आ रहा है, तो अगर इसका 1 मान लोगे ना, तो इसका कितना आएगा, 1.76 आएगा। तो क्या होगा, अगर इसका 0 मान रहे हो, तो अगर कॉपर का 0.34 आ रहा है, 0.34 आ रहा है, तो कॉपर का, अगर हाइड्रोजन का 1 मान लोगे तो कॉपर का कितना आएगा, 1.34 आएगा, 1.34 आएगा। तो फिर डिफरेंस निकालोगे तो दोनों का सेम ही रहेगा, अलग अलग? तो हाइड्रोजन का, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको एग्जैक्टली आप जो उसका वैल्यू है वो इस्तेमाल करो, या आप जो है सो कि उसको 0 एज्यूम करके चलो, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाओ, किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड बनाओ, और उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर मेजर करोगे तो वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग सबका सेम रहेगा, चेंज सबका सेम रहेगा। अगर बढ़ना होगा तो सब में 1 1 बढ़ जाएगा। क्या लगता है, हमने जो सीरीज तैयार किया, अभी आगे एक सीरीज मिलेगा, तो उसमें जो डेटा आपको दिखेगा
जैसे मान लो किसी का दिख रहा है 0.76, किसी का 0.7, किसी का 0.6, किसी का 0.34, किसी का 0.24 ऐसे दिख रहा है। तो आपको क्या होगा, अगर हाइड्रोजन का 0 मान के चलो तो ये डेटा दिख रहा है, अगर हाइड्रोजन का एग्जैक्टली अगर 1 है और 1 इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, सब में 1 ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, सब में 1 ऐड हो जाएगा, सब में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें होंगी ज्यादा, और कुछ फर्क नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यही बात मैं पढ़ाने के बाद भी एक बार फिर से बोलूंगा, लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ समझ पाए हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम ना जब भी चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं तो बेसिकली डिफरेंस कैलकुलेट करने में चेंज कैलकुलेट करते हैं हम। और नहीं तो ऐसे में आपसे सवाल, आपको क्या लग रहा है हम लोग जो पढ़ाई करते हैं बेसिकली हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट या चेंज? हम लोग चेंज कैलकुलेट करते हैं, चेंज में इंटरेस्टेड होते हैं, एब्सोल्यूट फाइंड आउट नहीं करते हैं। आपको क्या पूछा जाता है कि हमने 10 केजी का वस्तु अर्थ के सरफेस से इतना हाइट पे उठाया, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, ये पूछा जाता है। इसका मतलब ये क्या कि इसका मतलब जो आपने अभी वर्क डन किया वो एनर्जी उसके पास उतना ही एनर्जी है? नहीं, आपने उसकी एनर्जी में इतनी से चेंज किया है, उतना से बढ़ा दिया है। जब वो धरती पे था तो क्या उसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी? अरे थी भाई, उसके नीचे से मिट्टी हटा के देखो और भी अर्थ के सेंटर की तरफ हो जाएगा और भी गिरेगा वो। ये बात समझ में आ रही है? तो अर्थ के सरफेस पे भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा नहीं है। आपने क्या करा, जितना वर्क डन किया उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ा दी। तो आप ये कैलकुलेट करते हो कि आपने चेंज कितना से किया, नहीं है समझ। आप जैसे किसी सब्सटेंस को ले लिया, आपने किसी पदार्थ को ले लिया और उसको आप हीट कर दिए, गर्म कर दिए, तो आपसे क्या पूछा जाता है कि आपने इसको कितनी हीट एनर्जी दी? तो आपको क्या लग रहा है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसके पास टोटल हीट एनर्जी कितनी है? नहीं, टोटल हीट एनर्जी कितनी थी इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले उसके पास जो एनर्जी था, अब जो एनर्जी टोटल है उसका चेंज आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कितनी एनर्जी में चेंज किया। ये बात समझ में आ रहा है? आपको क्या लग रहा है जब आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो, इतने स्पीड से कार चल रही है और इतने टाइम तक चली है, बताओ उसने डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया, तो आपको क्या लग रहा है कि वो उसका एब्सोल्यूट आप डिस्टेंस निकाल रहे हो? नहीं निकाल रहे हो। आप ये निकाल रहे हो कि पहले उसका पोजीशन कुछ था, इतने टाइम उसका पोजीशन चेंज हुआ, तो जहां से चलना शुरू किया था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आप वो निकालते हो। आप चेंज में इंटरेस्टेड होते हो। पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री ध्यान रखना, हम लोग किस में इंटरेस्टेड होते हैं? चेंज में। हम एब्सोल्यूट फाइंड आउट नहीं करते। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, करते रह जाएंगे हम लोग, एक बज जाएगा केमिस्ट्री का क्लास ही, टाइम खत्म हो गया। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना। तो ये एक लाइन देख रहे हो कितना बड़ा चीज है। तो कभी भी आपको कुछ यूनिट्स बनाना हो, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एक बात और जोड़ देता हूँ इसमें, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज को मेजरमेंट करना चाहते हो, मापना चाहते हो, तो किसी ने बताया ना कि इतना 1 kg होता है, जिसको आप 1 kg समझते हो, तो किसी ने डिफाइन कर दिया कि ये kg है। अगर अगर कुछ अलग भी लिया होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था हमको। ये बात समझने वाली चीज है। अगर वो किसी अलग डेटा को भी अगर 1 kg वो मान के चला होता तो आज हमें कोई दिक्कत नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। और ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या होगा जब आप किसी चीज को मेजरमेंट करने जाओगे तो कोई भी डेटा को रैंडम वैल्यू को लेकर के, हाँ ये होता है कि आप जो चीज मेजरमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो वैल्यू और प्रैक्टिकल थोड़ा सा मैच करे, आसान रहे। नहीं तो वही वाली कहानी हो जाएगी कि जैसे कि क्या बोलते हैं, आपने यूनिट बना लिया 1 टन को और चावल के दुकान पे जा रहे हो और बोल रहे हो कि भैया मेरे को 0.001 टन चावल चाहिए, तो फिर समस्या हो जाएगा। तो उसके लिए आपको छोटे यूनिट डिफाइन करने ही पड़ेंगे। तो थोड़ी सी इस बात की ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि ना तो आपको शिक्षक बनना है ना आपको वैज्ञानिक बनना है, लेकिन ये बीमारी है मेरे साथ कि हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ ही जाती है जिससे मैं, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे कभी वैज्ञानिक बनेंगे। हालांकि सब पागल इधर ही हो रहे हैं, उधर पागलपन को कौन झेले, है कि नहीं? तो हाँ, तो सब तो आधी इसी दुनिया में पागल है। ये जरा सोचिए आप, थोड़ी हटाइए, ये पढ़िए। अच्छा ये मैंने नहीं पढ़ा है शायद। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट घर पे कर लेना, नोट कर लेना कॉपी में और बना करके आना। और ये अब मत कहना कि सर हिंदी में ये नहीं है, हिंदी में इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस बाय विच स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कैन बी डिफाइंड इज, मतलब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसमें कौन सा इक्वेशन है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जानते हो कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो कैसे लिखते हैं, रिडक्शन होता है तो कैसे लिखते हैं। तो आप बताओ देख के क्या होना चाहिए।
बता दोगे तो अच्छा लगेगा। बोलो बोलो, कितने लोग बोल रहे हैं बी? हाथ उठाइए। क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से देख लो, पूछा क्या जा रहा है। आ जा भाई, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, उसको रिप्रेजेंट करना है। रिडक्शन क्या होता है बताओ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन त्यागना अवकरण है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण है? ऑक्सीकरण नहीं बोल रहा हूँ, अवकरण रिडक्शन बोल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करना? तो पहले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो गलत हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो तीन अगर ऑप्शन दिए हैं तो फिर सोचना है आपको, हड़बड़ी में नहीं बोल देना है। यहाँ देखो, ये सॉलिड से जा रहा है सॉलिड में, तो जब रिडक्शन होता है तो सॉलिड से सॉलिड में जाता है। गैस से सॉलिड में जा रहा है, एक्वस से सॉलिड में जा रहा है, ये होता है। जब रिडक्शन होता है तो याद करो क्या होता है। आप क्यों भूल जा रहे हैं? जब आपने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था तो इसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो Zn2 प्लस एक्वस में जा रहा था, तो इसको आप ऐसे दिखाते थे, Zn जा रहा है Zn, तो ये सॉलिड लिखते थे हम लोग, इसको एक्वस लिखते हो 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन यही रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो ये वापस जब ऐसे जाएगा, जैसे कॉपर जाता था तो उसको कैसे दिखाते थे, कॉपर वाला कैसे दिखाते थे आप? Cu2 प्लस एक्वस, याद आया? तो जब जिंक का पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है, जिंक कैसे लिखेंगे? Zn2 प्लस एक्वस, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होगा? जिंक सॉलिड में, यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। आया समझ में? क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? कोई दिक्कत? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? डी होगा। क्लियर? चलो, तो अभी हम लोग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी फिजिक्स भी पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई, थ्योरेटिकल है, मतलब इस फॉर्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको सोचने हैं, बनाने हैं। तो मैं सबको वन बाई वन ये कर देता हूँ। ये भी क्वेश्चन आप आराम से कॉपी में जाकर लिखना और सॉल्व करने को कोशिश करना, सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है? ये भी क्वेश्चन है, एक 9 नंबर है और एक क्वेश्चन ये 10 नंबर है। इतना आप कर लोगे तो फिर हम लोग आगे जो है सो कि यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे आगे।